हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी, जैसे हमने पिछले लेक्चर के माध्यम से आपको बताया था कि पॉलिटी के बारे में सारी चीज़ बताई थी कि किस तरह से आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक, तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की चर्चा करने के बाद उसको ध्यान से आप पढ़िएगा। आज आपके सम्मुख हम लोग चर्चा करते हैं एक अनदर चैप्टर की, जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मैपिंग वर्क। मैपिंग वर्क के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, मैपिंग वर्क के लिए सबसे बढ़िया चैप्टर है ये मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। इसमें निश्चित रूप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, इसकी मैप प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी, वो बताया जाएगा। तो जिस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मैप प्रैक्टिस कराई जाएगी, सारे मिनरल्स को फाइंड आउट कराया जाएगा भारत के मानचित्र पर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग उसमें करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि मिनरल्स क्या है। ठीक, उनका मोड ऑफ अक्रेंस अर्थात उनकी जो उत्पत्ति के साधन है वो कहां से इनकी प्राप्ति होती है, साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको हम 3 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहला है मोड ऑफ मिनरल्स को डिफाइन करेंगे, फिर मोड ऑफ अक्रेंस की बात करेंगे इन्हीं मिनरल्स की, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, जिसमें ये क्लासिफिकेशन जो आपको दिया गया है उस क्लासिफिकेशन की चर्चा की जाएगी। ठीक, उसके बाद मिनरल डिपॉजिट लोकेशन इन इंडिया, अर्थात भारत में मिनरल्स किन किन जोन में पाए जाते हैं उन जोन की चर्चा कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज मिनरल्स। जैसा कि हमने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ध्यान समझिएगा, क्या कहा गया है कि होमोजीनियस नेचुरली, दो चीजें हैं, होमोजीनियस और नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। होमोजीनियस मतलब जिनका अपनी स्वयं की उत्पत्ति हो, जिनकी अपनी स्वयं की उत्पत्ति हो। ठीक है, होमोजीनियस और नेचुरली अर्थात प्राकृतिक रूप से जो डेवलप हो। ठीक है, वो ऐसे सब्सटेंस जिनका अपना एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर हो, अर्थात अपनी एक विशेषता हो। ठीक, अपना एक स्वरूप हो, अपना एक आकार प्रकार हो कि वो उनकी पहचान उस रूप में की जा सके। ठीक है, तो मिनरल्स एक ऐसे होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनका अपना एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, अपना एक स्पेशल उनका शेप होता है, उनका टेक्सचर होता है और उनकी अपनी कह सकते इंटरनल क्वालिटी हुआ करती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है, मिनरल्स। और एक चीज याद रखिएगा कि मिनरल्स पाए कहां जाते हैं। मिनरल्स पाए जाते हैं रॉक्स में। ठीक है, मिनरल कहां पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं, और इसीलिए कहा जाता है रॉक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। क्या कहता है, रॉक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, अर्थात अगर कोई रॉक्स बनी है तो मिनरल के कॉम्बिनेशन में बनी है। ठीक, कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि किसी रॉक में कोई सिंगल मिनरल ही पाया जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक रॉक्स में कोई सिंगल मिनरल्स ही पाया जाए, लेकिन सेवरल ऐसी रॉक्स है, बहुत सी ऐसी रॉक्स है जिनमें कई मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान में जो टिन है, जो जस्ता है और चांदी है, ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं। जस्ता और चांदी एक साथ पाए जाते हैं और वहां इनका निष्कर्षण अर्थात इनकी एक्सट्रैक्टिंग करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। ठीक, और वो राजस्थान का जो जावर वाला क्षेत्र है, उस जावर वाले क्षेत्र में चीजें पाई जाती हैं। इतनी बातें क्लियर। ठीक, तो अब इसमें मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, तो ये तो क्लियर हो गया कि मिनरल्स क्या है। तो मिनरल्स आर द नेचुरली होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस with a definable internal structure. Clear? And you know that rocks are the combination of minerals. Rocks are the combination of minerals. Several rocks have the mixture of different types of minerals, but some rocks have the single type of, या कह सकते हैं कि only one type of minerals. ठीक, तो अब चलिए चर्चा करते हैं कि mode of occurrence of minerals की। ठीक है, कि किस प्रकार से इन मिनरल्स की उत्पत्ति किन किन जगह पर होती है, कहां ये पाए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं बेड्स एंड लेयर्स। अब बेड्स मतलब तह और लेयर मतलब ठीक है परत। तो तह और परतों में देखो, तह और परत, ठीक है, दो अलग अलग वर्ड है ज्योग्राफी में, दोनों को अलग अलग बेड्स और लेयर्स की अलग अलग चर्चा की गई है। तो हालांकि ये चैप्टर आपको फिजियोग्राफी डिफाइन करने का नहीं है, तो आपको मैं समझा दे रहे हैं कि बेड्स एंड लेयर्स किस रूप में कहां कैसे पाए जा रहे हैं मिनरल्स। ठीक है, तो जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसमें मिनरल्स आर ऑलवेज फाउंड इन बेड्स एंड लेयर्स। वो हमेशा बेड्स और लेयर्स में पाई जाती हैं। देखो, लेयर और बेड्स, लेयर जो है वो लेयर का एक निश्चित आकार हो सकता है। ठीक है,
लेकिन बेड्स हमेशा उन्हीं सतह को कहा जाता है जो काफी मोटी होती हैं, जो काफी मोटी लेयर, ऐसे भी कह सकते हैं कि काफी मोटी लेयर वाला जो हिस्सा वो बेड्स के रूप में कन्वर्ट होता है। और बेड्स में मेनली हम ओशन सरफेस को रखते हैं। कहां रखते हैं? ओशन सरफेस या रिवर सरफेस को। जो रिवर सरफेस होता है या जिसको हम रिवर बेसिन कहते हैं, उस तरह से ओशन जो सरफेस है उसकी जो बेसिन होती है, उस बेसिन वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? बेड्स कहते हैं। ठीक, और उस बेड्स पर जब कई रॉक्स की लेयर या कई प्रकार के मिनरल्स की लेयर मतलब तह जम जाती है, तो वो क्या एरिया हो जाता है, या उसके कई सेट्स हो जाते हैं, तो उसी सेट्स को हम क्या बोल देते हैं? लेयर्स कह देते हैं। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वहां जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो लेयर्स और बेड्स में पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ऐसे जो प्रमुख मिनरल्स हैं उसमें कोल, जो कि एक एनर्जी रिसोर्स है, ठीक, पेट्रोलियम वो भी ओशन बेड्स में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल हैं, चाहे कोल की बात करें, चाहे पेट्रोलियम की बात करें, ठीक है, और पोटास की बात करें, सोडियम साल्ट की बात करें, तो ये सब, अब देखो सोडियम साल्ट कहाँ पाया जाता है? ओशन बेड्स में पाया जाता है। तो ओशन बेड्स के क्षेत्र और लेयर्स के क्षेत्र में कोल की बात हुई, पेट्रोलियम की बात हुई, ठीक है, सोडियम साल्ट की बात हुई, ये सारी चीजें, ये सारे मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? बेड्स एंड लेयर जोन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग अबाउट द वेन्स एंड नोड्स। What is the veins and nodes? Veins and nodes are especially developed in the igneous rocks zone. जो igneous rocks zone होते हैं, याद रखिएगा, igneous rocks zone अर्थात आग्नेय शैल का जो क्षेत्र होता है, वहां पर वहां के रॉक्स में ऐसी लेयर्स नहीं पाई जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर होती हैं, लेकिन igneous रॉक्स में लेयर नहीं होती हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है? उसका पृथ्वी के इंटरनल टेम्परेचर की वजह से मोल्टेन मैग्मा के डिपोजिशन के परिणाम स्वरूप उसका निर्माण होना है, इसलिए। तो उसमें वीन्स अर्थात उसकी जो नसें होती हैं, जहां क्रेक होता है, जहां क्रेक होता है, पतले पतले क्रेक्स होते हैं, उन क्रेक्स के बीच में जो चीजें पाई जाती हैं, या फिर उसके उभरे हुए हिस्से के पास, नोड्स के पास जो चीजें पाई जाती हैं, वहां उस क्षेत्र को हम डिफाइन करते हैं किसके रूप में? मिनरल्स जोन के रूप में। तो इग्नियस रॉक्स के जोन में जो वीन्स और नोड्स है, वहां पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ मिनरल्स के एग्जांपल के रूप में जैसे हम जान ले, कॉपर की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, लेड की बात करते हैं, ये सब कहां पाए जाते हैं? वीन्स और नोड्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा, लेड का एक्सट्रैक्शन, लेड का निष्कर्षण इसीलिए कठिन होता है कि वो वीन्स में पाया जाता है, नसों में पाया जाता है। ठीक है, किसकी? रॉक्स की नसों में पाया जाता है। ठीक, अगली बात एलुवियल डिपॉजिट की बात करते हैं। तो एलुवियल डिपॉजिट को हम प्लेसर डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्लेसर डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट इज डेवलप्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड इन द वे ऑफ रिवर्स। ठीक है, नदियों के रास्ते में जो सैंड का डिपोजिशन होता है, उस डिपोजिशन में जो मिनरल्स फ्लो होके आ जाते हैं, उनका डिपोजिशन होता है, उसी को हम प्लेसर डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। ठीक, और ऐसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो वो ओर्स है और बाक्साइट है। ओर्स और जो अदर को कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स है और बाक्साइट का खासकर उसको यही जोन माना जाता है कि प्लेसर डिपॉजिट जोन में ही पाया जाता है। ठीक, फिर अगली बात करते हैं ओशन वाटर की। ओशन वाटर में किस प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं? तो रॉक सॉल्ट नहीं, ये जो साल्ट है, ठीक है, जिसको हम सोडियम साल्ट कहते हैं, वो कहाँ पाया जाता है? वो ओशन वाटर जोन में ही पाया जाता है। ठीक है, फिर है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। सरफेस रॉक्स का जो संगठन होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है, तो जो सरफेस रॉक्स होती है उसके डिकम्पोजिशन के फॉर्म में जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, वो मिनरल कहाँ होते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स में पाए जाते हैं, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बॉक्साइट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आधार हैं जिनमें हमने आपको बताया कि मिनरल्स का जो प्रॉपर फाइंडिंग प्लेस है वो क्या है? बेड्स एंड लेयर्स है, वीन्स एंड नोड्स है, एलुवियल डिपॉजिट है, ओशन वाटर्स है, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स है। ये इसके मोड ऑफ अकरेंस है, इसको ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की। तो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन उनकी क्वालिटी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फॉर्मेशन के आधार पर किया गया है। वैसे भी जो किसी भी स्थान पर मिनरल का कम पाया जाना या ज्यादा पाया जाना, कह सकते हैं कि मिनरल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पर। वो फैक्टर्स क्या होते हैं? फिजियोग्राफी ऑफ दैट प्लेस, टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस। ठीक, फिजियोग्राफी, टेम्परेचर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एरिया का। ठीक, अगर ज्यादा टेम्परेचर वाला एरिया है तो वह निश्चित रूप से इग्नियस रॉक्स वाला जोन पाया जाएगा। ठीक, या फिर वहां सैंड सरफेस पाया जाएगा। सैंड सरफेस में जहां पर आपको क्या मिलता है? टीन मिल जाता है, ठीक है, बॉक्साइट मिल जाते हैं, वो सारी चीजें वहां पर पाई जाएंगी। ठीक, और जितने भी मिनरल्स होता है उनका जो कलर है अर्थात जो टेक्सचर है, ठीक है, उनका क्रिस्टैलिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किस पर बेस होती है? बेस्ड ऑन द फिजियोग्राफी एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया। ठीक,
तो चलिए मेटेलिक मिनरल्स, तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन के रूप में 3 चीजें हमने यहां आपको बताई हैं। एक है मेटेलिक मिनरल, दूसरा नॉन मेटेलिक और तीसरा एनर्जी रिसोर्स। ठीक, तो मेटेलिक मिनरल को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस। फेरस क्लास 8th में आपको बताया जा चुका है, लेकिन फिर से जान लें, फेरस ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन का अंश ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, वो क्या है, वो फेरस है। तो अगर हम फेरस के रूप में देखें तो आयरन और खुद ही है। ठीक, अब उसके सहायक के रूप में है मैग्नीज है, ठीक है, कोबाल्ट है। ये सब किस में आते हैं, फेरस में आते हैं। याद रखिएगा, आयरन, 2-3 एग्जाम्पल तो याद ही होने चाहिए, आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सब फेरस मिनरल के एग्जाम्पल हैं। अगला नॉन फेरस। जब फेरस में क्या कहा गया है, सिंपल देख लीजिए, जैसे आप इंग्लिश में क्या पढ़ते हो कि सिनोनिम्स पढ़ते हो, ठीक, उसके बाद अपोजिट वर्ड पढ़ते हो। तो अगर फेरस में जहां आयरन और मेन है, मेन सब्सटेंस है, तो नॉन फेरस है, तो इसका मतलब वहां आयरन और मेन सब्सटेंस नहीं होगा, आयरन मेन सब्सटेंस नहीं होगा। तो ऐसे जो है वो आते हैं, कॉपर है, लेड है, टिन है, बॉक्साइट। कौन सा, कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, ये सब किसके हो गए, नॉन फेरस के हो गए। ठीक, उसके बाद प्रीसियस की, उसमें जब नॉन फेरस और फेरस दोनों क्वालिटी नहीं, वो अपने आप में बहुत मूल्यवान है। जैसे आपने सुना होगा गोल्ड, ठीक, सिल्वर, तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये प्रीसियस मिनरल है, जो कि प्रीसियस के अंतर ही इनको रखा जाता है। इनकी कीमत बहुत अधिक है। और वैसे भी ये जितने मिनरल्स हैं सबकी कीमत ज्यादा है। क्यों, बिकॉज देयर फॉर्मेशन आर नॉट सो इजी, इनका फॉर्मेशन इतना आसान नहीं है। देयर फॉर्मेशन टेक अ लॉन्ग टाइम, उनका फॉर्मेशन बहुत लंबा समय लेता है। एंड दे कैन नॉट फाउंड अगेन एज अ सेम फॉर्म इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो मानव जीवन के इस छोटे से समय में हमको उसी रूप में दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक, चलिए अगली चर्चा करते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, नॉन मेटेलिक। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में माइका आता है, साल्ट आता है, पोटास आता है, सल्फर आता है, अर्थात जिसमें मेटल के गुण ना पाए जाए। ठीक है, सिंपली ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, कि नॉन मेटेलिक अर्थात एक ये मेटेलिक गुण हो गए, इसमें नॉन मेटेलिक, इसमें मेटेलिक गुण ना हो। ठीक है, मेटल तो क्लियर ही है। तो उसके बाद नॉन मेटेलिक, आप साइंस में ही पढ़ते होंगे मेटल और नॉन मेटल, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसको यहां डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो नॉन मेटेलिक में माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ये महत्वपूर्ण आपके क्या है, मिनरल रिसोर्सेज है। ठीक, अगली चर्चा करते हैं एनर्जी रिसोर्स की। कौन कौन सी एनर्जी रिसोर्स है, तो एनर्जी रिसोर्स तो सिंपल रूप से कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, ये सब एनर्जी रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। अभी तक यहां जितने भी आपको बताए गए हैं रिसोर्स मिनरल, वो सभी मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल है। वो क्या है, सब नॉन रिन्यूएबल मोस्टली इसमें है। ठीक, अर्थात इनको हम दोबारा उसी रूप में तत्काल नहीं पा सकते। ठीक, इतनी बातें क्लियर। चलिए अब देखते हैं मिनरल डिपॉजिट लोकेशन इन इंडिया, जो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। इसमें देखिए कहां मिनरल डिपॉजिट इंडिया में है, लोकेटेड है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स कह सकते हैं इज द पुअर जोन ऑफ मिनरल डिपॉजिट। मिनरल डिपॉजिट का सिर्फ पुअर जोन है, यहाँ बहुत रेयर या बहुत कम या कहीं कहीं तो एकदम मिनरल्स नहीं पाए जाते। ठीक, उसके बाद अब नॉर्दर्न प्लेन में क्या आ गया, यूपी आ गया, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, राजस्थान, ये बिहार आ गया। तो हालांकि बिहार का जो पठारी एरिया जो अलग हो गया उससे झारखंड, वहां तो मिनरल्स है, लेकिन बिहार में पार्टिकुलर या यूपी में पार्टिकुलर बहुत ज्यादा खनिज या मिनरल्स नहीं पाए जाते। ठीक, अगली बात करते हैं डिजर्ट ऑफ राजस्थान। तो डिजर्ट ऑफ राजस्थान, जैसा हमने यहाँ बात की एलुवियल डिपॉजिट के रूप में, तो डिजर्ट ऑफ राजस्थान में हमने नाम भी लिया था कि जस्ता है, ठीक है, सिल्वर है। सिल्वर पूरे भारत का सबसे अधिक केवल जावर खानों से कहाँ मिलता है, डिजर्ट ऑफ राजस्थान में मिलता है। ठीक, इसलिए सीसा, जस्ता और सिल्वर तीनों एक साथ पाए जाते हैं राजस्थान में। सीसा, जस्ता और चांदी, ठीक है, ये तीनों एक साथ पाए जाते हैं। इनको जावर मिनरल्स कहते हैं। जावर, क्योंकि जावर खदान का नाम है, जावर प्लेस है, ठीक है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पर राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में प्लेस है, तो वहां पर ये जावर क्षेत्र है। जावर क्षेत्र में तीनों एक साथ पाए जाते हैं, तो इसलिए ये डिजर्ट ऑफ राजस्थान जोन इज रिच इन द मिनरल रिसोर्सेज। ठीक, नेक्स्ट गुजरात एंड आसाम। गुजरात एंड आसाम बोथ आर फेमस फॉर देयर मिनरल डिपॉजिट। और कौन सा मिनरल डिपॉजिट, स्पेशली एनर्जी रिसोर्स के रूप में। यहां जो मिनरल डिपॉजिट फेमस है वो एनर्जी रिसोर्स के रूप में फेमस है। ठीक, जिसमें मुख्यतः पेट्रोलियम का जमाव ज्यादा पाया जाता है। पेट्रोलियम का जमाव इस क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। ठीक, आसाम में सबसे पहले भारत में पेट्रोल खोजा गया था। डिगबोई बहुत महत्वपूर्ण तेल शोधनशाला और वो स्थान है जहां सबसे पहले पेट्रोलियम निकाला गया।
गुजरात में जामनगर पूरे भारत की सबसे बड़ी शोधनशाला है, रिफाइनरी है। ठीक, तो ये सारी चीजें गुजरात और आसाम से संबंधित है। ठीक, अगला जो लास्ट है वो क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज रिच फॉर द मिनरल डिपॉजिट, सो इट इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। इसलिए इस जोन को क्या बोलते हैं हम, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। मोस्टली मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बोथ मिनरल्स आर फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेटू। जब इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में तब बताया जाएगा कि पेनिनसुलर प्लेटू को क्यों मिनरल हाउस कहा जाता है। इसी का एक हिस्सा है दक्कन प्लेटू, ठीक, जहां पर भारत का 95% प्लस सारे मेटेरिक मिनरल्स पाए जाते हैं। किस एरिया में, दक्कन प्लेटू जोन में। ठीक है, और अगर पूरे पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें जिसमें गोंडवाना लैंड भी आ जाता है, गोंडवाना लैंड का पार्ट छत्तीसगढ़ ही आ जाता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य भारत का, उस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, रूर ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का रूर क्षेत्र। रूर जर्मनी में है जो कोयले के लिए फेमस है, तो भारत का रूर क्षेत्र वो पूरा छोटा नागपुर प्लेटू जोन जो कि पेनिनसुलर प्लेटू का भाग है उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये चीजें जितनी भी हैं इसको आप पॉइंट टू पॉइंट पूरा तैयार कर लेंगे। उसके बाद दूसरे लेक्चर के माध्यम से आपको अन्य चीजें बताई जाएंगी जो इसके अगले खंड का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है बच्चों, तो बस इस लेक्चर में आपके लिए इतना ही। थैंक यू।